हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस, आज जो है न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट को लेकर मैंने आ गया है। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। लार्ज इंटेस्टाइन। गाइस, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो इलियोकोकल वेल्व जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस तक एंड होता है। मीन्स इलियोकोकल वेल्व्स से लेकर पूरा जो जितना भी होता है वो एनस तक, वो इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाएगा, जो कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का? तो इसका पार्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो केकम होता है। केकम के बाद असेंडिंग कॉलन होता है, फिर ट्रांसवर्स कॉलन होता है, उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन होते हैं, उसके बाद सिग्मोइड कॉलन होते हैं, फिर रेक्टम, उसके बाद एनस। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 7 पार्ट्स होते हैं, 7 पार्ट्स होते हैं ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसको जो है गाइस, अब पूरा इसको समझते हैं डिटेल्स में, इसको लार्ज इंटेस्टाइन का। तो सबसे पहले जो है वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, लेयर जो होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इसको समझते हैं। तो बेसिकली गाइस, जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो 4 लेयर्स होते हैं। जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में और जिस तरह से स्टमक में होते हैं, उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में भी होते हैं। सेरस लेयर, मुकस लेयर, मस्कुलर लेयर, सब मुकस लेयर और मुकस लेयर। सेरस लेयर जो होते हैं वो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, जो कि पेरिटोनियम से बने होते हैं, विसरल ऑर्गन। और मस्कुलर लेयर वो होते हैं जिसमें मसल्स होते हैं, और ये इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर लेयर होते हैं। तो सब मुकस जो लेयर होते हैं वो सेकंड इनर होते हैं, सेकंड इनर मोस्ट लेयर होते हैं, और ये ज़्यादा वेल लार्ज इंटेस्टाइन में वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और मुकस लेयर जो होते हैं गाइस, वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होते हैं, जहाँ पर क्रिप्स ऑफ लाइबरकुन प्रेजेंट होते हैं। मुकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स जो होते हैं, ये ग्लोबुलेट सेल्स सेक्रेट करते हैं, और विलाइस आर एब्सेंट होते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस, ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल हो गया। अब इसका कंपोजिशन समझ लेते हैं। तो गाइस, कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो कंपोजिशन जो होता है, वाटर जो होता है 99.5% होता है, और सॉल्यूट जो होता है, सॉलिड जो होता है वो 0.5% होता है। जिसमें क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं सॉल्यूट में, और कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इसमें होते हैं, जो सॉल्यूट होते हैं 0.5%। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि जैसे अल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, म्यूसिन हो गया, यूरिया हो गया, और वेस्ट मटेरियल ऑफ इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ये सब होते हैं। इनऑर्गेनिक की अगर बात किया जाए तो सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। तो गाइस, ये कंपोजिशन हो गया। अब इसका फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जूस जो होता है, उसका फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कायमी आता है गाइस, उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो जो एसिडिक जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट होता है, जो कि अल्कलाइन इन मीडियम होता है, तो इसको जो है न्यूट्रलाइज करेगा बाइकार्बोनेट की सहायता से। उसके बाद दूसरी चीज़ें, इसका खास चीज़ें ये होता है कि ये म्यूसिन जो सिक्रेट करता है, उससे वो लुब्रिकेट करेगा, मतलब मिक्सअप करेगा, कायमी का बॉवल जो होता है उसको मिक्सअप करेगा, और डाइजेशन को पूरा अच्छे से मूवमेंट कराएगा। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन जूस का। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है उसको समझ लेते हैं। अब मेन फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन होता है। अब जैसे देखिएगा, अब यहाँ पर जो होता है मेन फंक्शन जो होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव का होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज हो गया। ड्रग्स में आपका जैसे हो गया एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, सीडेटिव हो गया, स्टीरॉयड्स हो गए, ठीक है, तो ये हो गए। फिर अल्कोहल वगैरह सब ये सब होते हैं, ये सब एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है, तो बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो
फेसेस भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसका लार्ज इंटेस्टाइन में जो थोड़ा बहुत बचा रहता है तो वो डाइजेशन होता है, और बाकी जब अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो फेसेस के थ्रू यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन काम करता है। जैसे हेवी मेटल्स जो हो गए हैं, हेवी मेटल्स मरकरी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गए, ये सब जो होते हैं ये इसको एक्सक्रीट करता है। ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन का। फिर सिक्रेटरी फंक्शन काम करता है, सिक्रेट करता है, जैसे म्यूसिन को सिक्रेट करता है, और म्यूसिन क्या करता है कि ये लुब्रिकेट करता है, जो कि बॉवल कंटेंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट कराता है, जो बॉवल जो होते हैं उसको मूवमेंट कराता है, इसीलिए जो है ये म्यूसिन जो होता है ये लुब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। तो ये म्यूसिन जो है सेक्रेट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पर सेक्रेट होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। अब यहाँ पर सेक्रेट होने का क्या फ़ायदा है, अब यहाँ पर सेक्रेट जब होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है अल्कलाइन मीडियम यहाँ पर जो है फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जब कायमी जब आता है तो वो एसिडिक होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है एसिडिक बेसिक मीडियम इसको चाहिए, तो इसलिए जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उसको सेक्रेट करता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब कुछ जो है चीज़ें वो सिंथेसाइज भी करता है। अब जैसे सिंथेसाइज, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 और विटामिन K, जैसे ये सब सिंथेसाइज करता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये विटामिन B12 और विटामिन K जो होते हैं वो इथ्रोपोइटिक एक्टिविटी में काम आते हैं। ठीक है। और ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में भी वर्क होते हैं। तो ये मेन वर्क होता है सिंथेसाइजिंग फंक्शन का, ये लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है। ठीक है। अब गाइस एक लार्ज इंटेस्टाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है कंसेप्ट, इसको समझ लीजिए, डाइटरी फाइबर्स। अब ये डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं, ये डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो ना ही स्टमक में और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, और बिना डाइजेस्ट किए हुए यहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन तक आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने का कारण क्या है, सबसे पहले कारण ये है कि जो ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है किसी डाइजेस्टिव एंजाइम से, डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो किसी से भी ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इस वजह से जो है ये कहीं पर भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ना ही स्टमक में और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आकर करते क्या हैं ये समझिए। तो सबसे पहले ये आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसका ये सबस्ट्रेट प्रदान करते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको सबस्ट्रेट के तौर पे ये काम करता है ये फाइबर। अब यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा। अब जो ब्रेक डाउन जब होते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है लार्ज इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि जब ब्रेक डाउन जब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब है स्टमक में और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो कहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर जो होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद जो है एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन किस तौर पे होता है, हेमीसेल्यूलोज के तौर पे होता है, सेल्यूलोज के तौर पे और पेक्टिन के तौर पे। और बाकी जो कुछ चीज़ें जो होता है वो जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जैसे ग्लूकागेंस हो गया, फिर उसके बाद जो है लिग्निन्स हो गए, फिर उसके बाद गम्स हो गए, ये सब जो है सब अनडाइजेस्टेड होते हैं और फेसेस के थ्रू वो निकल जाते हैं। अच्छा गाइस, ये जो है डाइटरी फाइबर सबसे ज़्यादा मतलब सोर्सेस इसका क्या है, सबसे ज़्यादा किस में मिलते किस में हैं। अब जैसे गाइस हो गया फाइबर, जैसे हो गए फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, केरल्स हो गए, फिर उसका ब्रेड हो गए, फिर व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं उसमें मिलते हैं, जैसे खास तौर पे जो है आउटर लेयर जो होता है ग्रेन्स का उसमें मिलते हैं ज़्यादा तौर पे। तो ये हो गया। अब इसका फ़ायदे क्या होते हैं, अब इसका मेन फ़ायदा जो होता है गाइस कि ये एब्जॉर्प्शन में मतलब एब्जॉर्ब जब होता है तो कई डिजीज़ को ये इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है, बचाता है। जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गए, फिर उसके बाद कंस्टिपेशन हो गए, गैलस्टोन हो गए, बॉवल सिंड्रोम वगैरह हो गए, ये सब जो है सहायता करता है। अगर मान लीजिए इसकी अब्सेंस हो जाए तो कंस्टिपेशन, डायरिया वगैरह ये सब बहुत सारा जो है डिजीज़ इंक्रीज, मतलब रिस्क जो होता है डिजीज़ का वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए जो है ये डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब गाइस अब जो है डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर जो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो डायरिया होता है। अब क्या होता है डायरिया, फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स इन लूज ऑफ फ्लूइड फॉर्म, मतलब जो है लिक्विड फॉर्म में किसी भी बहाव होना इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का, उसी को हम डायरिया कहते हैं।
अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्रोनिक होते हैं और एक एक्यूट होते हैं। एक्यूट जो होते हैं वो टेम्पररी जो होते हैं और ये खास तौर पे इन्फेक्शन के तौर पे होते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पे होता है, ठीक है। और क्रोनिक जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल मुकोसा डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात किया जाए तो डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन मतलब ऐसे ये होता है कि मतलब ज़्यादा रिमूवल ऑफ वाटर होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो रिमूवल ज़्यादा होने लगते हैं। फिर हाइपोकैलेमिया मीन्स डिक्रीज़ होने लगता है, पोटासियम का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड में। फिर उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है लांचटाइन में होने लगेगा। फिर ब्लोटिंग होने लगता है। ब्लोटिंग मीन्स क्या होता है कि फूल जाता है ना, पेट फूलना होता है, ज़्यादा गैस बनने लगता है तो उसी को ब्लोटिंग कहा जाता है। फिर एब्डोमिनल पेन होने लगता है, etc। तो ये सब गैस जो है क्लिनिकल फीचर्स होने लगता है जब डायरिया होने लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो होता है कंस्टिपेशन होता है। अब कंस्टिपेशन क्या होता है गैस, ठीक इसी का अपोजिट होता है डायरिया का। अब इसमें का डिफिनेशन क्या होगा, फेलियर ऑफ वर्डिंग फेसेस एंड विच प्रोड्यूसेस डिस्कम्फोर्ट। मीन्स जो है इसमें जो है फेसेस जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है, डिस्कम्फोर्ट होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसी कंस्टिपेशन कहा जाता है। और ये होता है किस तौर पे, डाइटरी कॉसेस की वजह से होता है। डाइटरी कॉसेस मतलब जैसे कि अगर फाइबर की डाइटरी जो फाइबर होते हैं उसकी अगर एब्जॉर्प्शन ना हो, इसकी अगर डिफिनेंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होता है कि ये कंस्टिपेशन होने लगता है। क्योंकि फाइबर जो होता है वो मूवमेंट कराता है, जो बोवल मूवमेंट होता है ये डाइटरी फाइबर ही कराता है। तो मान लीजिए इसका डिफरेंसी जब हो जाएगा तो क्या होगा कि कंस्टिपेशन होने लगेगा, क्योंकि फेसेस जो है लांचटाइन में रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो जितना भी मतलब फ्लूइड्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिससे जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगा, बोवल जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, कंस्टिपेशन होने लगेगा। ये हो गया। फिर इरेगुलर बोवल हैबिट, जो बोवल का जो मूवमेंट है वो इरेगुलर हो जाए, इसकी भी ये बहुत बड़ा कारण है कंस्टिपेशन होने का। फिर किसी डिजीज़ हो जाए, किसी डिजीज़ की वजह से जो है कंस्टिपेशन होने लगता है। फिर डिसफंक्शनल ऑफ मेसेंट्रिक प्लेक्सस इन लार्ज इंटेस्टाइन। मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो नर्व्स जो होते हैं, इसकी अगर डिसफंक्शन हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब इसमें होता क्या है ये हम आपको बताते हैं। मेसेंट्रिक प्लेक्सस जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कंस्टिपेशन होने लगता है, मूवमेंट नहीं हो पाता है और फेसेस जो है लार्ज इंटेस्टाइन में रुक जाता है, ठीक है। तो ये होता है गाइस। अब दूसरा कॉसेस है गाइस कि ये ड्रग्स की वजह से होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ड्रग्स जैसे हो गए, नारकोटिक्स हो गए, फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होते हैं, एंटी पार्किसंस ड्रग्स जो होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं, ऐसे सब जो ड्रग्स होते हैं वो खास तौर पे जो है कंस्टिपेशन होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये हो गया गाइस। अब गाइस तीसरा जो है वो अपेंडिसाइटिस होता है। अब अपेंडिसाइटिस क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अब खास तौर पे ये देखिए गाइस, अपेंडिक्स जो होता है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिए अपेंडिक्स जो होता है, अपेंडिक्स का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, लेकिन फिर भी जो है ये है। और इसके अगर मान लीजिए अगर इसमें कुछ हो जाता है, दिक्कतें होने लगती है, डिसऑर्डर होने लगते हैं, तो बहुत खतरनाक, मतलब बहुत डेंजरस होने लगता है। अब ये कॉजेस किस वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, और मतलब अननोन कॉजेस भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए आ गया और किसी तरह से जो है मतलब यहाँ पर फूड आकर यहाँ पर स्टोर हो जाए और जो है आगे मूवमेंट ना हो पाए, तो यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगेगा, यहाँ पर आकर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्ट कर देंगे और क्या होगा, इन्फ्लामेट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि एक तरह का ये डिजीज कॉज करेगा, जिसे अपेंडिसाइटिस बोला जाएगा, मतलब रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, इसे अपेंडिसाइटोमी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस को जो है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज IBD भी बोला जाता है। कैसे पता चलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ अल्सरेटिव एब्रिएशन इन द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब जैसे गैस क्या होता है कि ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, खास तौर पे लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये इन्फ्लामेट जब हो जाता है तो इसी को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोला जाता है। और इसको और उसका दूसरे तौर पे ऑल्सो नोन एज कोलाइटिस और प्रोक्टाइटिस भी बोला जाता है। और ये खास तौर पर लोअर पार्ट होता है, जैसे कि रेक्टम होता है, लोअर पार्ट ऑफ द कोलन कॉमनली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा तौर अफेक्ट होता है यहाँ पर। कॉसेस जो होता है वो अननोन है,
और इंटरेक्शन बिटवीन इम्यून सिस्टम और वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है। कभी कभी क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू जो है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। ठीक है, तो ये था गाइस। तो गाइस आज का वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस।